अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 3 मैथ 313 लेक्चर नंबर 12। ये डेफिनेशन है पेज 78 पे। इस पे लिखा हुआ है ए आपके पास फाइनाइट सेट है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 और n तक। फिर वो कहता है द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ ए आपके पास ये है, यही सेट ए है, इज द सिमेट्रिक ग्रुप एंड इज डिनोटेड बाय Sn। ये टर्मिनोलॉजी भी एक यूज होती है। देखिए, अगर ग्रुप ऑफ परमुटेशंस कहते हैं वो भी वही चीज है। अगर आप कहते हैं जी सिमेट्रिक ग्रुप, और सिमेट्रिक ग्रुप का मतलब फिर यही है कि वो सेट ऑफ ऑल द परमुटेशन है, ये ग्रुप ऑफ ऑल द परमुटेशंस हैं ऑफ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये उसकी नोटेशन होगी S फॉर सिमेट्रिक। n क्या शो कर रहा है? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और इस ग्रुप में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? n फैक्टोरियल। ये सब आप कर चुके हैं, ठीक है जी। रिकॉल यूं कर लें कि जो S3 साहब है वो क्या है? S3 में जारी बात है आ जाएगा 1 2 3, तो ये 6 ही थे ना, ये बनाए थे ना आपने, ये 6। अब बेशक आपने जो पिछली वाली नोटेशन है वो यूज करनी है, वो यूज कर लें, इसको आई लिख लें, बाकियों का F1 F2, यहाँ पे R0 R1 R2। ये रीजन है, ये रीजन है इस तरह से क्यों लिखा हुआ है, वो उसकी मैं आपको रीजन आगे जाके बताऊंगा कि ये इस तरह से क्यों लिखा हुआ है। ये असल में आगे जाके बनेंगी रिफ्लेक्शंस और ये बनेंगी रोटेशंस, इसलिए R फॉर रोटेशंस और ये रिफ्लेक्शंस के लिए। तो बहरहाल ये आगे जाके करेंगे, इस वजह से लिखा हुआ है। लेकिन ये मैं बता दूं, जो आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप है ना, ये एक और टर्मिनोलॉजी है, ये ग्रुप ऑफ परमुटेशन को सिमेट्रिक ग्रुप भी कह देते हैं। और ये जो चीज आपके पास होती है, ये जो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इस पे जितनी भी परमुटेशंस होती हैं उनका जो ग्रुप बनता है वो होता है जी सिमेट्रिक ग्रुप, Sn, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें n फैक्टोरियल एलिमेंट्स होते हैं। अब ये मैं कह रहा हूँ जी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक तरफ मैं कह रहा हूँ n फैक्टोरियल। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो सेट है जिसकी कि आपने परमुटेशंस बनानी है, और n फैक्टोरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप Sn है, या सिमेट्रिक ग्रुप Sn है, या ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ दीज n एलिमेंट्स। चले, मैंने सारा बोल दिया। अब वो कहता है रिकॉल दैट S3 इज हैविंग 6 एलिमेंट्स। 3 फैक्टोरियल आपके पास क्या था? 3 into 2 into 1 6। एक ये एलिमेंट था, एक ये वाला था, और ये देख लें सिंपल, मैंने ये आपको बताया था कि 1 2 3 है ना, मैंने कहा था 3 को पहले ले आए तो 3 1 2, ये देख लें। फिर मैंने कहा था 2 को पहले ले आए, 2 3 1, 2 3 1 का नजर आ रहा है, वो ये है। फिर मैंने कहा था ये पहले 2 को स्विच कर ले, 2 1 3, 2 1 3 ये नजर आ रहा है। फिर मैंने कहा था इन दोनों को स्विच कर ले, 3 2 1, वो ये नजर आ रहा है। इन दोनों को स्विच कर दे, 1 3 2, ये ले। अब तो मैंने फटाफट ही बता दिया सारा। तो इस तरह से ये टेक्निक्स आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि ये इंटरेस्टिंग बने। हाँ, अगर कोई 7वीं परमुटेशन आप लिखेंगे वो इन्हीं में से होगी। अच्छा, ये सारा सिलसिला पेज 79 पे भी चल रहा है। आगे वो ये कहता है, हाँ आगे जाने से पहले इनको नोट कर ले, इनको प्लीज नोट कर लें, और इसी नोटेशन से नोट करें। इसको R0, इसको R1, इसको R2, इसको μ1, इसको μ2, इसको μ3। अब मैंने ये आपको कहा था ना कि ये क्यों कोर्स मुश्किल हो जाता है, इसमें डिफरेंट जगहों से एग्जांपल आती है। अच्छा जी, नंबर थ्योरी से एग्जांपल आ गई, नंबर थ्योरी नहीं आती, मसला हो गया। मैट्रिसेस से एग्जांपल आ गई, मैट्रिसेस की बेसिक्स नहीं पता, मसला हो गया। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एग्जांपल आ गई, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर नहीं पढ़ा हुआ, मसला हो गया। अब ये देखिए परमुटेशंस मैंने सारी कराई हैं, अब परमुटेशन से एग्जांपल आती है, परमुटेशन को वो तो पता होना चाहिए। अब एक और हम करने लगे हैं, वो है जी आपके पास क्या? डाइहेड्रल ग्रुप। डाइहेड्रल ग्रुप, जो कि टाइटल भी है इस लेक्चर का। अब वो कहता है लेट अस कंसीडर द ग्रुप D3। अब देख लें, इससे ना कंफ्यूजन हो, ये जी S3 था, दिस इज S3। ये ग्रुप ऑफ परमुटेशंस हैं जो कि 3 एलिमेंट्स की परमुटेशन है, और टोटल कितनी है? 6। ये D3 क्या चीज है? ये डाइहेड्रल है, पहली बात है डाइहेड्रल, और ये D जो है डाइहेड्रल को शो कर रहा है क्या? वो कहता है D3 ऑफ सिमेट्रीज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जनरल ग्रुप तो DN होता है, वो आगे जाके बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लें, एक तो उसने सिमेट्रीज की बात की है। अब सिमेट्री देखिए आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री वगैरह अगर आप दिमाग से निकले हुए हैं या नहीं है। सिमेट्री तो मैं अगली स्लाइड पे होपफुली डिस्कस करूंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो पता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल वही होता है ना जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, हर एंगल 60 डिग्री का होता है, यही है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये D3 क्या है? वो कहता है थर्ड डाइहेड्रल ग्रुप, क्योंकि दिस 3 फॉर थर्ड। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझे इसको, स्टेप बाय स्टेप समझे। अभी हमें पता ही नहीं है कि ये डाइहेड्रल ग्रुप क्या है, क्योंकि उसमें लिखा है जी सिमेट्रीज। अगर सिमेट्रीज में पता तो डाइहेड्रल का नहीं पता। फिलहाल ये पता कि हाँ कुछ सिमेट्रीज होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो जो ग्रुप बनता है उसको डाइहेड्रल ग्रुप कहते हैं, और वो थर्ड डाइहेड्रल ग्रुप होता है, और उसकी रोटेशन D3 होती है। अभी तो इतना ही पढ़ा हमने। पहले वो कहता है रिकॉल दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज हैविंग ऑल द 3 साइड्स इक्वल। ये तो होता है तीनों साइडें इक्वल, तीनों एंगल इक्वल 60 डिग्री के। फिर इसमें क्या होता है? सिमेट्रीज होती हैं, क्या होती हैं? अगली स्लाइड पढ़ेंगे।
और थ्री क्या चीज है, थ्री मैं पहले बता दूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं, तो थ्री जो असल में शो कर रहा है उसकी 3 साइडों के लिए। फिर सुन ले, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, अब आप कहेंगे जी हर ट्राइंगल की तो होती है, हर ट्राइंगल की होती है, इसमें हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ही लेना है, ये मजीद अभी क्लियर होगा। इसमें आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना है या ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसकी तीनों साइडें सेम लेंथ की हैं। थ्री स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स, ठीक हो गया जी। अब वो कहता है ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। अब ये सिमेट्री क्या है ये तो समझना पड़ेगा ना, अगली स्लाइड में चलते हैं। ये ले जी, यहां मैं स्लो हो जाता हूं, कहता है सिमेट्री ऑफ अ फिगर वी मीन एनी रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। अब पहले देख लें ये रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। जिन लोगों ने कंटिन्यू मैकेनिक्स पढ़ा है उन्होंने तो रिजिड बॉडी वहां पे पढ़ी थी, उसी तरह की चीज ये है। रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि जब भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी फिगर में, तो उसके कोई दो पॉइंट्स उनमें बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्टेंस चेंज नहीं होता। फिर सुन ले, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी फिगर में, तो बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन कोई दो पॉइंट्स आप ले लें किसी फिगर के, तो बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन उन दो पॉइंट्स में डिस्टेंस चेंज नहीं होता, उसको कहते हैं जी रिजिड। तो ये वाली चीज आपके पास आती है रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वो कहता है विच लीव्स द फिगर लुकिंग द सेम ऑक्यूपाइंग द सेम रीजन ऑफ द प्लेन। फिर पढ़ लें, वो कहता है सिमेट्री ऑफ द फिगर वी मीन एनी रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। रिजिड मैंने आपको बता दिया कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है या रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे कि फिगर वैसी ही नजर आती है, वैसा ही उसने रीजन ऑफ द प्लेन ऑक्यूपाई किया होता है। कौन सा? बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन उसका सेम रीजन ऑक्यूपाई किया होता है। यानी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें जो रीजन ऑक्यूपाई किया होता है किसी भी फिगर ने, बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वही रीजन ऑक्यूपाई रहता है। इस तरह समझ लें इसको। उसने कहा कि सिमेट्री जो होती है फिगर की, उसका मतलब है कि ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन विल लीव्स द फिगर लुकिंग द सेम, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी वैसी नजर आ रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वैसी नजर आ रही थी। और जारी बात है तब जब हम कहते हैं जी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी वैसी नजर आ रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वैसी नजर आ रही है, तब भी नजर आएगी जब वो ऑक्यूपाई करेगी सेम रीजन ऑफ द प्लेन बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब रह गया जी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी 6 सिमेट्रीज है, ये वन बाय वन हमने समझनी है। 6 सिमेट्रीज है। अब देखें सिमेट्री का नहीं पता तो इसका पता नहीं चलना आगे मैं क्या बोलूंगा। सिमेट्री फिर देख लें, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन फिगर की शेप में फर्क नहीं आता। चलें ये देख लें, फिगर की शेप में फर्क नहीं आता, लुकिंग द सेम, यही काफी नहीं है। आगे वो कहता है ऑक्यूपाइंग द सेम रीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपाइंग द सेम रीजन, यानी कि शेप वही रह गई है, रीजन भी वही ऑक्यूपाई करेगा। अब वो कहता है फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देयर आर 6 सिमेट्रीज, 3 रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं। और वो कहता है इंडिकेटिंग द रिफ्लेक्शंस इन द मीडियन। अब ये मीडियन क्या होता है, ये तो मैटर की चीज आ गई। मीडियन होता है कि अगर ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइडें सेम है, तो एक वर्टेक्स है जो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज अ मीडियन। फिर सुन ले, इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट पे आप लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज अ मीडियन। यानी कि वर्टेक्स से लेके मिड पॉइंट तक। आगे मैंने क्यों एक्सटेंड किया हुआ है, वो तो मैंने असल में सिमेट्री शो करनी है इसलिए एक्सटेंड किया हुआ है। तो ये होता है जी आपके पास मीडियन। और वो कहता है थ्रू द 3 वर्टिसेस, जैसे देखें ये वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है, ये वर्टेक्स 3 है, ये मीडियन जा रहा है यहां से लेके मिड पॉइंट पे। इसी तरह ये वर्टेक्स 1 है, यहां से लेके फिर मिड पॉइंट पे ये मीडियन जा रहा है। मिड पॉइंट कौन सा? मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। ये 2 वर्टेक्स है, इसके मिड पॉइंट पे, ये इतनी सही फिगर नहीं बनी हुई लेकिन ये मिड पॉइंट पे जा रहा है, ये इतनी सही फिगर नहीं बनी हुई। बहरहाल यहाँ पे उसने कहा कि 3 तो रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज है इंडिकेटिंग द रिफ्लेक्शंस। अब कौन सी रिफ्लेक्शन, ये देखें, ये जो आपके पास मीडियन है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जैसा नजर आ रहा है वैसा ही राइट साइड पे नजर आ रहा है। रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, जैसे ये देख ले, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होके यहाँ, ये वाला पॉइंट रिफ्लेक्ट होके यहाँ, या इस कॉर्नर का इमेज ये वाला बनता है, इस कॉर्नर का इमेज ये बनता है। अब मैथमेटिकली सुन ले, 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो रहा है। अब ये बड़ा होता है ना जी मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन क्या है, देखिए ये एप्लीकेशन ही करा रहा हूँ, जबरदस्ती बनाई है क्या रिफ्लेक्शन, नहीं जबरदस्ती नहीं बनाई, दिस इज रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं जरा। अब यहां पे लिखा हुआ है नोटिस दैट μ1 μ2 एंड μ3 जो कि S3 के एलिमेंट्स थे, दे कॉरस्पॉन्ड टू फिगर 2 फिगर 3 फिगर 1। ये है जी आपके पास फिगर 1, ये फिगर 2 फिगर 3। तो ये तो हम लिखेंगे तो पता लगेगा, मैंने वैसे आपको था नोट कर ले, यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे ताकि आप डबल चेक कर सकें, गलत ही ना हो। रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, यानी कि μ1 किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, फिगर 2 को, ये भी चेक करना है। μ2 किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, फिगर 3 को, अभी चेक करना है। μ3 किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, फिगर 1 को, अभी चेक करना है। रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। और μi क्या, I1 2 3 मे बी यूज्ड फॉर द मिरर इमेजेस इन बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स। हाँ ये समझ ले, ये मिरर इमेजेस क्या है, इन द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, ये बाइसेक्ट ही कर रहा है ना। देखें अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये मीडियन जो है ये एंगल्स को भी तो बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी आप कह सकते हैं। ये एंगल्स को बाइसेक्ट का क्या मतलब है,
कि एक ही एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, यानी इधर भी 30 डिग्री इधर भी 30 डिग्री, टोटल 60 था, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी है। तो अब जैसा लेफ्ट पे नजर आ रहा है वैसे राइट पे नजर आ रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर ये आपके पास एक ट्राइंगल है और ये पेज है, मैं इसको ये जो मीडियन है इस पे फोल्ड करता हूं तो एग्जैक्टली ये इसको इस पे कवर कर देगा, ये सारा पोर्शन इससे कवर हो जाएगा। या इसको इस पे फोल्ड करता हूं तब भी कवर हो जाएगा, ये भी चीज है। जैसा इधर है वैसा इधर, प्लेन मिरर समझ लें इसको, जैसा इधर है वैसा इधर, प्लेन मिरर। जैसे आप प्लेन मिरर में खड़े होकर अपना इमेज देख रहे होते हैं, जैसे आप होते हैं वैसे आप प्लेन मिरर में नजर आ रहे होते हैं अपने आप को, तो ये वही चीज है। तो इसने ये कहा है जी कि मे बी यूज फॉर द मिरर इमेजेस। अब जरा वन बाय वन चेक करते हैं, देखिए ये लें जी, ये फिगर 1, ये μ3, ऊपर क्या लिखा हुआ था, ये μ3 लिखा हुआ, तो यहाँ देख लें μ3 उसने कहा था कि फिगर 1 को कॉरस्पॉन्ड करेगा, μ3 फिगर 1 को कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो ये लें जी μ3 क्या चीज है, μ3 कहता है जी 1 2 पे मैप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 का इमेज 2, उसने कहा 2 1 पे मैप हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 का इमेज 1, ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस है। 3 को कुछ नहीं हो रहा, 3 वहीं का वहीं फंसा हुआ है, तो 3 3 पे मैप हो रहा है, देखें कॉरस्पॉन्डेंस हो गई। तो देख लें परमुटेशन का भी यहाँ पे आपको देख लें कि एक तरह से एप्लीकेशन नजर आ गई, ये जो डाइहेड्रल ग्रुप है ये वाली परमुटेशन इसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है, वैसे ये रिफ्लेक्शन दे रही है। ये ले जी फिगर 2 कहता है कि μ1 को कॉरस्पॉन्ड करती है, ऊपर से चेक कर ले, ये था जी μ1 और कॉरस्पॉन्ड कर ली थी फिगर 2 को। फिगर 2 क्या है, 2 3 पे मैप हो रहा है, 3 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे मैप हो रहा है, 3 2 पे मैप हो रहा है। ये मैंने परमुटेशन के लिहाज से बता दिया, 1 को कुछ भी नहीं हो रहा, वहीं फंसा हुआ है, तो 1 1 पे मैप हो रहा है। असल में 2 का इमेज 3 3 का इमेज 2, ये भी वही है, या 2 3 पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, 3 2 पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही है 2 3 पे 3 2 पे। तो ये रिफ्लेक्शंस दे रही हैं, ये वाली परमुटेशंस आपको रिफ्लेक्शंस दे रही हैं, कहां पे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। और रिफ्लेक्शन किसके थ्रू हो रही है, मीडियन के थ्रू हो रही है, मीडियन के थ्रू हो रही है या एंगल बाइसेक्टर के थ्रू हो रही है। ये ले जी, ये देखें जी μ2, अब ये फिगर 3 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ऊपर से देख लें ये μ2 लिखा हुआ था और फिगर 3 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है क्या, यहाँ पे था जी 3 1 पे मैप हो रहा है, 1 3 पे हो रहा है। ये ले जी 3 1 पे हो रहा है, 1 3 पे हो रहा है, 2 2 पे हो रहा है, लो जी ये 3 आ गई, ठीक हो गया जी। तो ये हो गई आपके पास क्या, ये 3 परमुटेशंस क्या होगी, एक तरह से रिफ्लेक्शंस हैं, और ये जो डाइहेड्रल ग्रुप के ये 3 एलिमेंट्स हैं इनको कॉरस्पॉन्ड कर रही है, इनको कॉरस्पॉन्ड कर रही है। ये देख लें आपके असाइनमेंट के अंदर भी ऐसा ही कुछ पूछा हुआ है क्वेश्चन, आपकी असाइनमेंट के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें जारी बात है कि उसमें D3 नहीं है, S3 नहीं, कुछ और है, लेकिन यहाँ पे देख लें ये S3 के एलिमेंट्स हैं और ये D3 के ये 3 एलिमेंट्स ये आपस में एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा इसको सीरियसली समझें, सीरियसली समझें, क्योंकि देख लें ये कई रीजन है मैं ये टॉपिक क्यों इंक्लूड करता हूँ। एक तो वही कि अच्छा जी ड्राई सॉल्वेंट है, एप्लीकेशन क्या है, मैंने वही कहा था कि इतना टाइम नहीं होता, फिर हम बताते हैं। हाँ बड़ा पुराना वाकया याद आ गया, ज्यादा पुराना नहीं, 41 ईयर्स पहले का है। वो एक ट्रिप आया था कायद यूनिवर्सिटी का लाहौर, और एक न्यूजीलैंड के मैथमेटिशियन थे, न्यूजीलैंड के मैथमेटिशियन थे और ग्रुप 3 के एक्सपर्ट थे। मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, तो मैं तब 5th क्लास में पढ़ता था। तो तब उनको क्या किया था, विजिट करवाया था, बादशाही मॉस्क में विजिट कराया था, लाहौर फोर्ट में। वो जिधर जा रहे थे एक जुमला बोल रहे थे, व्हाट एन एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री ग्रुप, व्हाट एन एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री ग्रुप। जारी बात है मैं तो छोटा था भाई उस वक्त, मुझे क्या पता, लेकिन बाद में जब मैंने ग्रुप 3 पढ़ाई और पढ़ी फिर सोचा, अब मुझे पता लगा। तो पहले तो ये समझ लें ताकि उनकी बात भी समझ सके और बाकी आपको इंटरेस्टिंग लगे और रियल लाइफ से इसका लिंक नजर आ जाए, इसको जरूर समझ लें। अब जरा आगे चलते हैं, क्योंकि अभी तो हमने 3 परमुटेशंस का लिंक किया है, बाकी 3 जो R0 R1 R2 थी वो देखें वो क्या चीजें। अब आ गई जी रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री देखें, पहले सिमेट्री क्या थी, आपने कहा था ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसी रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक जो आपके पास फिगर होती है बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन सेम नजर आती है, सेम रीजन ऑक्यूपाई करती है। ये मैंने रिवाइज करा दिया। अब वो कहता है इंडिकेटिंग रोटेशन, इसका मतलब अब ये रोटेशन सिमेट्री है कि एक फिगर को रोटेट करेंगे, आपके केस में जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। रोटेशन से पहले रोटेशन के बाद वैसा ही नजर आएगा जैसे रोटेशन से पहले था, रोटेशन के बाद वही नजर आएगा जो रोटेशन से पहले था, ठीक है जी। और वही रीजन ऑक्यूपाई करेगा रोटेशन से बाद जो रोटेशन से पहले उसने ऑक्यूपाई किया होता। अब ये देख ले, अब आपने रोटेशन एंगल पढ़ा होगा या रोटेशनल एंगल कह लें, एंगल ऑफ रोटेशन कह लें, एंगल ऑफ रोटेशन आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में। कैसे निकालते थे, टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड करते थे, 360 को 3 पे डिवाइड करते थे तो 120 आता था। इसका मतलब है कि ये जो है ना इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। ये ऊपर सारा लिखा हुआ पढ़ दूंगा। सेंट्रॉइड होता है जहां पे मीडियंस मीट करते हैं, ये मीडियन आ रहा है, जारी बात आगे ड्रॉ नहीं किया हुआ, ये मीटिंग पॉइंट शो किया हुआ है इस तरह से। ये जहां पे मीडियंस मीट कर रहे हैं उसको कहते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पे अगर 120 डिग्री पे आप इसको रोटेट कर देना तो
जो रीजन रोटेशन से पहले उसने ऑक्यूपाई किया होगा वही रीजन रोटेशन के बाद भी ऑक्यूपाई करेगा। 120 डिग्री, ये देखें ये 120 डिग्री है, ये शो किया हुआ है 30 है, ये 30 है, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। रोटेट करेंगे 120 डिग्री पे, देखें यहाँ मैंने नहीं करके दिखाया, मैं साफ बता रहा हूँ। अगर आपने करना है, इसको मजीद इंटरेस्टिंग बनाना है, यू वांट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, मजीद इंटरेस्टिंग अगर आपने इसको बनाना है, तो बेशक आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कट करें कागज से 120 डिग्री पे, उसको रोटेट करके देखें अबाउट व्हाट, अबाउट द सेंट्रॉइड। तो देख लीजिएगा बिफोर रोटेशन आफ्टर रोटेशन वही रीजन वो ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, दो काट लें, एक नीचे रख लें, एक को उसके ऊपर रोटेट करके देख लें। तो होगा किस तरह से, जैसे यहाँ पे हुआ है, जैसे ये देख लें, ये जो वर्टेक्स नंबर 3 है ये 2 पे आ जाएगा, 2 1 पे आ जाएगा। ये है असल में क्या, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। इस तरह इसको भी देख लें, ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, जैसे 1 2 पे चला जाएगा, 2 3 पे चला जाएगा, 3 1 पे, लेकिन अबाउट सेंट्रॉइड होगा और 120 डिग्री पे होगा। अब यहां से पढ़ ले, कहता है इंडिकेटिंग रोटेशंस, क्या रोटेशनल सिमेट्रीज अबाउट द सेंट्रॉइड। ये है जी सेंट्रॉइड, ये है जी सेंट्रॉइड। पॉइंट वेयर मीडियंस मीट, यहाँ पे देख लें कि मीडियंस मीट कर रहे हैं, यहाँ पे 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 कर रहे हैं, तीसरा भी है, तीसरा भी है। वन क्लॉकवाइज रोटेशन जो कि ये वाली है, क्लॉक ऐसे घूमता है, अदर एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज यही बनेगी थ्रू एन एंगल 120 डिग्री। यही एंगल ऑफ रोटेशन होता है या रोटेशनल एंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर दिया जाता है। अच्छा, अब इसका लिंक करना है हमने किसके साथ, सिमेट्री ग्रुप के साथ, या ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स 1 2 3। देखते हैं, ये लें जी, वो कहता है जी फिगर 4 ये वाली है, फिगर 5 ये वाली है, कॉरस्पॉन्ड टू R2 एंड R3 बिलोंगिंग टू S3 रिस्पेक्टिवली। ये तो चेक करना पड़ेगा भैया, आ गया R2, फिगर 4 R2 कैसे, ये देखें, मैंने कहा था अगर ये इस तरह घूम रहा है ना, तो 3 2 पे मैप हो रहा है, हम मैथमेटिकली यू बोल रहे हैं, 3 2 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो रहा है, ये देख लें 2 1 पे मैप हो रहा है, 1 3 पे मैप हो रहा है, 1 3 पे, चले अगर 1 से स्टार्ट करें, यहां से कर ले, 1 3 पे मैप हो रहा है, 1 3 पे मैप हो रहा है। इसके अलावा 2 1 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो रहा है, 3 2 पे मैप हो रहा है, 3 2 पे मैप हो रहा है। तो ये रोटेशनल सिमेट्री को कॉरस्पॉन्ड कर रही है ये वाली परमुटेशन। ये लें जी R1, R1 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, फिगर 5 को, ये है जी फिगर 5। तो यहां पे देख लें, ये अब इस तरह से हो रहा है, इस तरह से मेरी मुराद है कि काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है। अब यहां पे देख लें 1 2 को जा रहा है, लो जी 1 2 को चला गया, 2 3 को जा रहा है, 2 3 को चला गया, 3 1 पे मैप हो रहा है, 3 1 पे मैप हो रहा है। ये होगी रोटेशनल सिमेट्री। अब वो कहता है फाइनली 6 सिमेट्री इज विच द लीव्स द ट्राइंगल अलोन। जैसे कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, यानी कि उसमें एक तरह से रोटेशन तो हो रही है लेकिन नहीं भी हो रही। आपका मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आइडेंटिटी सिमेट्री है विच कॉरस्पॉन्ड्स टू R नॉट। R आई थी ना S3 को बिलोंग कर रहे, आई था 0 1 2, ये 1 और 2 तो ये, और जो R नॉट था वो असल में आपके पास आइडेंटिटी परमुटेशन थी, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी सिमेट्री कैन बी यूज्ड फॉर रोटेशंस अबाउट द सेंट्रॉइड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले इसको पढ़ ले, R आई साहब जो है ना, ये जो R1 हुआ, R2 हुआ, R नॉट भी हुआ, कहता कैन बी यूज्ड फॉर द रोटेशंस अबाउट द सेंट्रॉइड इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो मैंने सारा समझा दिया। अच्छा, अब ये ठहरी जी आइडेंटिटी सिमेट्री, जो कहता है जी ट्रायंगल अलोन इज विच लीव्स द ट्रायंगल अलोन, आइडेंटिटी सिमेट्री इसकी बात कर रहा है। 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे हो रहा है, 3 3 पे हो रहा है। ये भी रोटेशनल सिमेट्री है लेकिन असल में रोटेशन नहीं हो रही। अब आप कहेंगे जी क्या बोल रहा हूँ, रोटेशन हो भी नहीं, फिर मैं क्या रोटेशन सिमेट्री है, इसमें थीटा 0 है। देखे ना, सेंस आ गई ना, जब थीटा 0 होता है तो रोटेशन नहीं होती, जब थीटा 0 है तो अगर इस फिगर की मैं वैसे तो बात नहीं कर रहा, ये नहीं शो कर रहा, लेकिन समझ ले 1 1 पे रहा घुमा ही नहीं, 2 2 पे रहा घुमा ही नहीं, 3 3 पे रहा घुमा ही नहीं, क्योंकि थीटा 0 था, रोटेशन हुई है थ्रू एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। चले यूं बोल दिया, थ्रू एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, वहां पे रोटेशन हुई है। तो ये R नॉट जो है ये भी रोटेशनल सिमेट्री ही है, जो कि मतलब कहता है विच लीव्स द ट्रायंगल अलोन, अकेला छोड़ दो मुझे। 1 कहता है बस मैं यही ठीक हूँ, 1 पे ठीक हूँ, 2 मैं यही पे ठीक हूँ, 3 मैं यही पे ठीक हूँ भाई, मुझे कहीं ना लेके जाओ। अच्छा, ये है जी आइडेंटिटी सिमेट्री, ठीक हो गया, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू R नॉट बिलोंगिंग टू S3। ये चीज आपके पास आ गई। अब आगे चलती हैं। Note, this shows that there is a natural correspondence between the elements of S3 and D3। अच्छा देख लें, ये S3 का तो डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूले से मुराद कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। अगर ऐसे ना होता तो n फैक्टोरियल, S3 है तो 3 फैक्टोरियल 6,
इसका भी फार्मूला है, इसका भी फार्मूला देख लेते हैं। कहता है nth डाइहेड्रल ग्रुप डीएन। अब देख लें, अब nth की बात की है। ये था आपके पास पॉलीगॉन। देखिए पॉलीगॉन जनरल वर्ड है जो कि जारी बात है कम से कम ऐसी फिगर जो कि क्लोज हो और उसकी 3 साइडें हो, और साइडें आपके पास जो है स्ट्रेट लाइंस होती है, लाइन सेगमेंट्स होती है। वो ट्राइंगल हो गया। 4 होता अगर D4 आप कहते हैं अच्छा जी क्वाड्रिलेटरल है। 5 होता आप कहते हैं जी ये पेंटागन है। 6 होता जो आप कहते हैं जी हेक्सागन है। 7 होता तो आप कहते हैं जी हेप्टागन है। 8 होता तो आप कहते हैं ऑक्टागन। और बस बहुत हो गया। ग्रुप डीएन इज द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ द रेगुलर एन गॉन। ये इसने अच्छी बात की, सिंपल उसने एन गॉन कह दिया। 3 गॉन होगा तो ट्राइंगल होगा, 4 गॉन होगा तो आपके पास क्वाड्रिलेटर होगा एंड सो ऑन। रेगुलर से क्या मुराद है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेगुलर का मतलब है कि सारी साइडों की लेंथ सेम है। रेगुलर का मतलब है कि सारी साइडों की लेंथ सेम है। तो जो nth डाइहेड्रल ग्रुप होगा ना उसकी नोटेशन डीएन है। वो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज होगा, रेगुलर एनगॉन का होगा। उसका जो ऑर्डर, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय n होंगे। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा है 2 × 3 6। अब मैं एक चीज क्लियर करने लगा हूं, प्लीज ध्यान से सुन लें। बिला वजह स्टूडेंट्स रटा लगा लेते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स भी कई बार रटा लगा लेते हैं। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि ये गलती ना हो। इसके 6 एलिमेंट्स थे, इसके भी 6 एलिमेंट्स थे, तो पक्का ही खबर हो जाए अच्छा जी ये सेम ही। नो, इसका फार्मूला असल में, इसका तो 3 फैक्टोरियल 6 था ना, इसका 3 × 2 6 हो गया। इसका फार्मूला बनता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल है ना, तो अगर S4 हो तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 × 3 × 2, 4 3 12, 12 2 24, 24। अगर D4 होगा तो फिर क्या होगा? D4 हो जाएगा 4 2 8। फर्क पड़ गया ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके पास है ना वो फर्क हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल कॉरेस्पॉन्डेंस फिर भी होगी। नेचुरल कॉरेस्पॉन्डेंस फिर भी होगी, जो मैंने S3D3 में आपको दिखा दी। अच्छा अब इसको भी समझ लें। वो कहता है जी कि जो ऑर्डर होगा डीएन का 2n होगा n greater than 2। क्यों n greater than 2 का मतलब है कम से कम n3 होगा। भाई 3 होगा तो ट्राइंगल बनेगा ना। दो साइडों से कोई बनती है फिगर जो क्लोज हो, और या दो लाइनों से। अब उसके बाद अगर आप कहते हैं जी n = 4, 4 होगा तो क्या होगा? 4 क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। तो देखें ना n greater than 2 है, तो ये आप इसको n greater than = 3 भी लिख सकते हैं। 3 आपके पास होगा तो 3 2 6। अब आपने देखा है कि वाकई उसके 6 एलिमेंट्स थे। D3 के 6 एलिमेंट्स थे, 3 रोटेशन सिमेट्रीज थी और 3 रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज थी। आइए अब वो जो ग्रेट प्रोफेसर है उनका नाम था प्रोफेसर वाई बॉर्न। वो न्यूजीलैंड के थे, ग्रुप 3 के एक्सपर्ट थे। अब उन्होंने जो बात की थी उनको जरा अंडरस्टैंड कर लें, उन्होंने क्या चीज देख के वो बात की थी। आइए अब उनको अंडरस्टैंड करते हैं। अब मैंने कह दिया उनको अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब उन्होंने जो बात की थी वही बात होगी, क्योंकि उन्हीं को अंडरस्टैंड करते हैं। उन्होंने जो बात की थी उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आगे चलते हैं। ये है जी, लिखा है सी रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्री। असल में रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, इसलिए मैंने कहा था रिफ्लेक्शन सिमेट्री को समझ ले। वो जो मीडियन के क्रॉस हो रही थी कि जी इस तरह से हमने ड्रॉ किया हुआ था, ये और ये यूं, और हमने कहा था ये वाला पॉइंट इस पे मैप हो रहा है, ये वाला पॉइंट इस पे मैप हो रहा है, ये उधर ही फंसा हुआ है। बहरहाल पीछे से देख लीजिएगा। लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल्स वो देने लगा है सिमेट्री की, वो भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री की। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ले जी, शीश में तो देखा होगा क्रिस्टल पैलेस। इसको देख के उन्होंने कहा था, ये देखें जी, इसको एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब जरा देखें, जैसा लेफ्ट साइड पे वैसे राइट साइड पे लगता है ना, लेफ्ट साइड एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन है राइट साइड की। इसको देख के उन्होंने कहा था व्हाट एन एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री ग्राफ। अच्छा जी, बादशाही मस्जिद को देखा था उन्होंने। ये देखें जी, क्या ख्याल है, रिफ्लेक्शन नजर आ रही है कि नहीं? जैसे लेफ्ट साइड पे वैसे राइट साइड पे। बल्कि यहाँ पे देख लें, जितने फासले पे ये वाला आपके पास टॉम्ब आ रहा है या गुंबद, उतने फासले पे ये आ रहा है। जितने फासले पे ये वाला आ रहा है वैसे ही यहाँ, और शेप भी वही है। जितने पे ये आ रहा है उतने पे ये शेप भी वही है। सिमेट्री आ गई ना। बंदे काट दें, बंदे काट दें, उनकी सिमेट्री से कोई तलब नहीं है। ये दरवाजे देख लें 1 2 3 4 5, इसको देख लें 1 2 3 4, वैसे ही उधर है वैसे ही इधर है। तो अब ये क्योंकि मैंने नेट से फिगर पकड़ी थी, मैंने ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा फर्क पड़ा हुआ है। ये भी वैसे सेंटर में आना चाहिए था, लेकिन लाइन सेंटर में नहीं। लेकिन बहरहाल असल में जाके सामने आप खड़े हो बिल्कुल सेंटर में, तो यस दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री ग्रुप। आप कहेंगे लो जी शीशे में जावड़े गए कहां से थे? ओ भाई जारी बात है, किले के अंदर था, किले में से गए थे। इसको देखे भी कहा था उन्होंने। ये ले जी, जहाँ पे झंडा लगा हुआ है ना उस रॉड पे देखें, जैसा यहाँ पे है वैसा यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वैसी रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रही है। तो शाही किले को भी देख के उन्होंने कहा था व्हाट एन एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री ग्रुप। बाकी तो छोड़ें, आपका फेस भी यकीन करें, अल्लाह पाक ने जो आपका फेस बनाया हुआ है वो भी सिमेट्री ग्रुप की एप्लीकेशन है। माशाल्लाह, अल्लाह मियां इज अ मैथमेटिशियन। मैं अल्लाह मियां को कह रहा हूँ, अल्लाह मियां इज अ मैथमेटिशियन। वो तो सब कुछ कर सकता है, अल्लाह पाक तो सब कुछ कर सकते हैं ना, अल्लाह मियां मैथमेटिशियन की। ये देखें जरा,
है कि नहीं सिमेट्री? अब देखें ये जो नॉस्ट्रेल है, नथना, ये इधर है, वैसे इधर है, खुदा ना खास्ता ये ऊपर हो, इसका तो नाक ही टूट गया, ऐसा पहगा है। ये आंख खुदा ना खास्ता ऊपर हो, ये इसका एक्सीडेंट हो गया, ये कान गायब हो जाए, ये कान कट गया इसका, ऊपर सिर पे चोट लग जाए, यहाँ कुछ हो यहाँ कुछ हो। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, शुक्र किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको सिमेट्री ग्रुप के तहत बनाया हुआ है। अल्लाह पाक ने आपका चेहरा और बाकी बॉडी सिमेट्रिक बनाई हुई है, सिमेट्री ग्रुप के तहत बनाई हुई है, बड़ा शुक्र है। और जिनकी नहीं होती उनको कितना मसला होता है, जिस वजह से खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट में कितना मसला होता है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो बहरहाल अब आपको नजर आ गया होगा और आपको क्लियर नजर आ गई होगी। कोई पूछे आपसे जी ग्रुप 3 की क्या एप्लीकेशन है, अब आप बिला झिझक बता सकते हैं। और ये इसको इस तरह से दिमाग में रखें कि 20 साल तक, 40 साल तक सबको अल्लाह पाक जिंदगी दे, जब तक 100 साल तक आपको ये याद रहे, दिमाग में रहे। और वो तभी रहेगा जब आपको इंटरेस्ट लेके इसको समझेंगे। रट्टा लगा के भूल जाएंगे तो अभी भूल जाएगा। चलें जी, हो गया, आगे चलें। तो मुक गया, चलो। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच। खैर मैंने कह दिया नो क्वेश्चंस, हो तो जरूर पूछेगा। दी एंड हो गया लेक्चर नंबर 12 का, गुड बाय हो गया। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 13 में। अल्लाह हाफिज।